हेलो दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होगे। जय हिंद सभी लोगों को। और अपनी आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस 2023 वाले बच्चों के लिए, सॉरी 2022 वाले बच्चों के लिए। देखो वीडियो पूरी तरीके से देखना, अच्छे से देखना। मैंने सारी चीज़ें जो है कवर करी हैं इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मैं आपके सामने सारे आंकड़े बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है ना। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है आपके एसएससी एमटीएस 2022 के लिए, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक पॉइंट कवर करने वाला हूँ। आपका एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज हुआ है, आपका जो है बच्चों ने स्टेट प्रेफरेंस भरी है, ये सारी चीज़ों को जो है नॉर्मलाइजेशन है, जैसे ये सारी चीज़ों को जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। बाकी अगर आप लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और फ्यूचर में पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भरने का भी विचार है, क्योंकि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए है, और जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस होते हैं उन सब के बारे में जानकारी चाहिए, एंड रिजल्ट आने के पहले एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस कट ऑफ से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैं अपने जो है चैनल पर करवाता रहता हूँ। तो आप लोग जो है ज़रूर निश्चित रूप से जो है इंश्योर करें कि आप लोग ज्वाइन हो जाएं चैनल, ठीक है ना। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2022 के बारे में क्विकली, ठीक है। देखो आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये रहीं। इसमें आपकी एमटीएस और हवलदार दोनों की मिला के वैकेंसी हैं 12,523 वैकेंसीज, 12,523 वैकेंसीज हैं। अच्छा खासा नंबर है। पिछले कई सालों में एसएससी एमटीएस के द्वारा कराई जाने वाली ये सबसे बड़ी भर्ती आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके पहले कभी 9,000 के लगभग मैंने देखी थी, ठीक है ना, कुछ साल पहले भी। ये नहीं कौन से ईयर में आई थी, लेकिन वो भर्ती थी 9,000 के करीब हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने 12,000, अच्छी खासी भर्ती कह सकते हो आप, 12,500 एमटीएस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ दिखेगा फॉर्म अप्लाई कितने हुए। 54 लाख लोगों ने भाई मेरे फॉर्म अप्लाई करे, 54 लैक्स बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करे। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि भाई जिन बच्चों को जॉब चाहिए, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, वो तो फॉर्म अप्लाई करेगी। अब जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उसमें आते कितने बच्चे हैं, 1 1.5 2 लाख बच्चे आते होंगे जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे। तो ये 1 1.5 2 लाख तो बच्चे हमेशा फॉर्म भरते ही होंगे। तो आप इस पर मत जाइए कि 54 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा। तो इस चीज़ को आप जो है समझिए। कुछ कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं, पेपर देने ही नहीं जाते, ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना। बाहर सेंटर चला जाता है, नहीं जा पाते, या कुछ भी जो है कारण होता है, तैयारी नहीं कर पाते तो नहीं जा पाते। अटेंडेंस की बात करेंगे तो भैया अभी तक कोई आरटीआई रिप्लाई तो है नहीं हमारे पास कि आरटीआई रिप्लाई हो के आपको दिखा दे कि कितनी अटेंडेंस रही किस कैटेगरी वगैरह से। लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन अटेंडेंस 50%। ये मैं 50% आपको ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके बता रहा हूँ। हो सकता है इससे कम हो सकता है इससे ज़्यादा हो। ज़्यादा होने का चांसेस तो नहीं है, क्योंकि जो एसएससी की एवरेज अटेंडेंस आपको देखने के लिए मिलती है वो आपको 45% तक ही देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर मैंने एवरेज से ज़्यादा ही ले लिया है, 50% के करीब जो है आपका अटेंडेंस लेकर के मैं चल रहा हूँ, हुई होगी, ठीक है ना। 50% के लगभग अटेंडेंस हुई होगी, तो आप मान सकते हैं कि करीब आप समझ लीजिए कि 25 लाख के लगभग जो है बच्चों ने पेपर दिया होगा। 25 लैक्स, ठीक है ना, अच्छा खासा नंबर होता है 25 लैक्स। अब फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त अगली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड में आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये क्या है यहाँ पर कि भाई 57 शिफ्ट में पेपर हुआ है आपका। 50 से ज़्यादा शिफ्टें लग गई पेपर कराने के लिए, 57 शिफ्टें लग गई हैं, समझ रहे हो ना। आप लोग समझ सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था ना 55 लाख बच्चों ने करीब फॉर्म भरा है यहाँ पर, ठीक है ना। और 57 शिफ्ट लग गई हैं, आप समझ सकते हो। मतलब एक शिफ्ट में करीब 90-92 हज़ार बच्चों ने जो है, 1 लाख बच्चे, 90-92 हज़ार बच्चे जो है अपियर हुए हैं पूरे देश में हर एक शिफ्ट के लिए, ठीक है ना। तभी तो 55 लाख बच्चों को 57 शिफ्ट में जो है मर्ज कर पाए हैं ये लोग। तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होती हैं भाई, 57 शिफ्ट एक अच्छा खासा नंबर होता है। एंड आपको पता है जो नॉर्मलाइजेशन होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, वो आप लोगों का बहुत अच्छे से इफेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा शिफ्टें होगी उतना आपको नॉर्मलाइजेशन में वेरिएंस देखने के लिए मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में बहुत कम देखने को भी मिल सकता है, 1 नंबर 2 नंबर का। और नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नंबर का भी देखने को मिल सकता है, 20 नंबर तक भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि शिफ्ट बहुत ज़्यादा है 57। अभी आप लोगों को मैं सीजीएल का एग्जाम्पल देता हूँ, एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस। मेरे भाई 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था आपका, ठीक है ना, ओनली 4 शिफ्ट में। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कितना,
3 तारीख वाले बच्चों का आप लोग देख लेना, जिनका 3 मार्च वाला पेपर था जिन बच्चों का, अगर आप लोग ठीक ठाक स्कोर कर रहे थे ना 280 के लगभग, तो आपका जो है रॉ स्कोर अगर 280 के लगभग था ना 3 मार्च वालों का, CGL 2022 मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो आप लोगों का 4 शिफ्ट वाले पेपर में भी अगर आपका रॉ स्कोर 280 था तो आपका स्कोर जो है 300 प्लस जाकर के पहुंचा है, ठीक है ना, 300 प्लस 300 प्लस जाकर के आपका स्कोर पहुंचा है। 3 मार्च वाले बच्चों का आप लोग अगर देखोगे तो जहां 4 शिफ्ट थी वहां आप लोगों का 20-20 नंबर जो है बढ़ रहा था, ऑल दो 400 नंबर का पेपर था, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ, 4 शिफ्ट में 20-25 नंबर बढ़ जाना आपका, तो यहाँ 57 शिफ्ट हैं, तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर का भी अगर किसी शिफ्ट में देखने के लिए मिल गया तो कोई अचंभे की बात नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन कैसे हो गया, और किसी शिफ्ट में 1-2 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला तो भी आप लोगों का अचंभे की बात नहीं कि इतना कम कैसे हो गया, क्योंकि जितनी ज़्यादा शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन में उतना ज़्यादा वेरिएंस होगा, और नॉर्मलाइजेशन आपका मेरे भाई रॉ स्कोर पे दिया जाता है, सबको एक जैसा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता। अगर 2 बच्चे हैं उन्होंने सेम शिफ्ट वाले दिन जो है पेपर दिया है, एक का रॉ स्कोर 100 है और एक का रॉ स्कोर 120 है, इन दोनों की शिफ्ट एक है, डे एक है, सब कुछ एक है, पहले वाले का रॉ स्कोर 100 है, दूसरे वाले का रॉ स्कोर 120 है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड चीज़ बता रहा हूँ, सपोज करना आप लोग, तो अगर पहले वाले का नॉर्मलाइज्ड स्कोर 105 हो गया तो भाई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर दूसरे वाले व्यक्ति का स्कोर 225 हो जाएगा, उसे भी 5 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि पहले वाले को 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, नहीं, दूसरे वाले व्यक्ति को उसका जो रॉ स्कोर है उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इसका रॉ स्कोर 120 है, तो यहाँ पर इसको 5 नंबर से तो ज़्यादा का ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आप लोग मान लीजिए इसका स्कोर 128 तक पहुंच जाएगा, इसको 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अगर किसी का रॉ स्कोर 100 है, उसे नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर का मिला तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर 105 हुआ, तो वहीं उसी शिफ्ट में उसी दिन का व्यक्ति कोई है जिसका रॉ स्कोर 120 है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन उसके रॉ स्कोर पे नापा जाएगा और उसको जो है मान लेते हैं 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलके 128 उसका नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन आपका जो है रॉ स्कोर पे दिया जाता है, ठीक है ना, जितना आपका रॉ स्कोर है उतना आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आप मान लीजिए 10 नंबर स्कोर करके आ रहे हैं और सेम शिफ्ट वाले दिन उसी मान लीजिए आपका जो है 10 नंबर आए हैं और उसी दिन सेम शिफ्ट आप ही के संग में कोई व्यक्ति जो है बैठा है उसका जो है 100 नंबर आ रहे हैं, तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पर 11 हो जाएगा, लेकिन इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पर 110 हो जाएगा। आपको यहाँ 1 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, इसको यहाँ 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, क्योंकि आपके रॉ स्कोर के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन मिलता है। एक सा नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं होगा कि आपको आपको भी 10 नंबर मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, इसको भी 10 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा वेरिएंस देखने के लिए मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत तगड़ा रोल निभाने वाला है। आप लोगों का जो भी फाइनल स्कोर आप लोगों का होगा, कट ऑफ वगैरह होगी, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन एक बहुत तगड़ा जो है आपका रोल निभाएगा, ठीक है, एक एक नंबर मायने करेगा यहाँ पर। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो भाई इसके अलावा आप जिसने पेपर दे दिया आपका सिलेक्शन ही होके आना है, फाइनल सिलेक्शन होकर के आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नहीं, आप लोगों का जो है डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो पेपर दे आया है अगर आपका सिलेक्शन होना है तो हो जाएगा। अब आप लोग बैकआउट नहीं कर सकते। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एक पोस्ट जो है पक्की कर लोगे, भले ही आप इसको जो है बाद में जा कर के इस पर अपनी ज्वाइनिंग लो या ना लो, नो मैटर। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप एक सीट अपनी पक्की करोगे, भविष्य में भले ही वो बेस्ट क्यों ना हो जाए। आपके पास अब बैकआउट करने का कोई चांसेस नहीं। पहले ये होता था ना कि बच्चे डीबी छोड़ देते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ देते थे, परंतु अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप फिर फाइनली सिलेक्ट कर लिए जाओगे। ये एक चीज़ है जो हो सकता है बच्चों को थोड़ा भविष्य में जा कर के दिक्कत पैदा करे, क्योंकि देखो भाई बच्चे तो भाई है ना तैयारी करने वाले, जिसका सीजीएल में हो गया अभी मान लो 2022 में वो पेपर दे के आ गया एमटीएस का, तो भाई वो एमटीएस की ज्वाइनिंग थोड़ी नहीं लेगा सीजीएल छोड़ करके, या सीएचएसएल में हो गया तो वो एमटीएस की ज्वाइनिंग थोड़ी नहीं लेगा सीएचएसएल को छोड़ करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है इसमें जो है पोस्ट भी कई सारी जो है हो सकता है आपको खाली रिक्त रह जाएं, ठीक है ना, ये चीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ वो ये है कि भैया
स्टेट प्रेफरेंस इसमें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पर्टिकुलरली एमटीएस का फॉर्म केवल और केवल इसलिए भरा रहता है कि वो लोग चाहते हैं कि उनको उनकी होम स्टेट जो है मिल जाए, ठीक है ना, उनको उनकी होम स्टेट मिल जाए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी होम स्टेट या आसपास उनकी जो स्टेट है उसको ही जो है स्टेट प्रेफरेंस में भरते हैं। मेरे जानने पहचानने वाले में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो एमटीएस का फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो अपनी एक्स्ट्रा स्टेट नहीं भरते। मान लीजिए वो दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं कि जाकर के केरल या तमिलनाडु जो है भर देंगे, ठीक है ना, वो नहीं भरते इनको पोस्ट प्रेफरेंस में। वो अपने आसपास का एरिया देखते हैं, अगर वो दिल्ली के हैं तो वो यूपी भर देंगे, हरियाणा भर देंगे, राजस्थान भरेंगे स्टेट प्रेफरेंस में। ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भले ही ज़्यादा स्कोर करके बैठे हों, 130 ही 110 150 में से, जैसे 150 में से 110 120 स्कोर करके बैठे हों, लेकिन उन्होंने स्टेट प्रेफरेंस में बस 1 या 2 स्टेट ही भरे हों और स्टेट जो उनके स्टेट है वहाँ की जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाए, तो भले ही उनके नंबर जो है ज़्यादा थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 1 या 2 ही स्टेट के लिए भरे हैं। तो उनसे भी आपका एक तरीके से कंपटीशन कम हो जाता है। अब जिस बच्चे ने सारी स्टेट भरी हैं, मैं यहाँ ये मान करके बात करूंगा कि जिस बच्चे ने सारी स्टेट को अपने जो स्टेट प्रेफरेंस में भरा है, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ बात करूंगा। हाँ, ये आप लोगों की बेनिफिशियल जो है ज़रूर है। अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने केवल वही स्टेट प्रेफरेंस भरी है जहाँ पर वो रह सकते हैं, तो वो बच्चे आप लोगों को ज़रूर भविष्य में जो है फ़ायदा देगी, क्योंकि अगर उनका होगा तो उनकी स्टेट में उनका जो है सिलेक्शन होगा जो उन्होंने प्रेफरेंस में दी है, और नहीं होगा तो भले ही उनके ज़्यादा नंबर क्यों नहीं होंगे, वो आपको जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपकी जो सीट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आई होप आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अब बात करता हूँ आप लोगों को कि आपका स्कोर सॉरी आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। भाई एग्ज़ाम का लेवल कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिल गया किसी शिफ्ट में, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग तो आप लोगों की नॉर्मल थी जैसी आती है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक ठाक पढ़ने वाला भी है तो वो बहुत आराम से जो है, बहुत आराम से 30+ स्कोर कर देगा दोनों को मिला के, मैथ और रीजनिंग को मिला के, ठीक है ना। इससे कम तो स्कोर जो है करेगा ही नहीं अगर ठीक ठाक पढ़ने वाला भी है कोई, ठीक है। और बाकी आप इंग्लिश ठीक ठाक लेवल की थी, इंग्लिश रिपीट हुई है, आपकी वोकैब वगैरह रिपीट हुई है, जो कि देखने को मिलता है एसएससी में। और जीके की बात करोगे तो भाई जीके फंसनी होगी तो फंस जाती है, नहीं फंसनी होती है तो फिर तो वो ऊपर से जाती है। एसएससी वाले बच्चों से जीके की तो बात करो ही मत आप। लेकिन फिर भी 25 में से 6-7 क्वेश्चन तो जरूर थे ऐसे जीके में हर शिफ्ट में जो आपके फंसने वाले थे। थोड़ा बहुत अगर आपने बेसिक भी पढ़ी है तो आप लोगों के 6-7 क्वेश्चन आप बना के ले जाओगे जीके में, ऐसी थी। बाकी इंग्लिश ठीक ठाक लेवल की थी आप लोगों की, जो नॉर्मल रहती है, रिपीट हुई है वोकैब वगैरह भी इंग्लिश को लेकर के। तो एग्ज़ाम का जो लेवल है, पेपर का जो लेवल है, वो आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, कुछ ज़्यादा ऐसा अंतर देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आप लोगों की दोस्त कट ऑफ की। मैं कट ऑफ कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, मिनिमम मार्क्स फॉर एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप, मैं ये मान रहा हूँ कि आपने सारी ही स्टेट को जो है पोस्ट प्रेफरेंस में भरा है, उस आधार पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। पूरी बात सुनिएगा प्लीज़। और ये जो कट ऑफ है आपकी रॉ स्कोर पे बेस्ड है, ये कट ऑफ आपके रॉ स्कोर पर बेस्ड है। मैं आपको सत्यता बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो बच्चों का स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, आपने देख लिया होगा अभी यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ देख करके कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है। एसएससी सीजीएल जो टियर 2 का जो पेपर हुआ है जिसमें 36,001 वैकेंसी क्लियर की गई है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी में भी आपने कट ऑफ देखी। जनरल की 292 देखने के लिए मिली, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जो है जाने लगी है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पेपर भी सिंपल आ रहा है। एसएससी एमटीएस में भी पेपर सिंपल देखने को मिला आप लोगों को, और बच्चों का स्तर भी जो है दिन प्रतिदिन कनेक्टिविटी और नेट और सुविधा मिलने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के स्तर में भी सुधार हुआ है। ये चीज़ें ये दर्शाती हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोगों के रॉ स्कोर अगर इतना बन रहा है, यूआर में 120, ईडब्ल्यूएस में 119, ओबीसी में 118, एससी में 112, एसटी में 105, पीएच में 90 और ईएसएम एक्स सर्विसमैन में अगर 80 आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप लोग अच्छे खासे कंडीशन पे हो दोस्त। आप लोगों को किसी ना किसी स्टेट में निश्चित रूप से एक जॉब तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना। आप लोग परेशान मत होइए। ऑल्दो मैंने यहाँ पर, आप ये समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 4 नंबर प्लस लेकर के ही बात की है हर एक कैटेगरी के लिए, क्योंकि देखो भाई जो डाटा आता है वो अब
कुछ ही बच्चों का डाटा आया, ऐसा तो नहीं कि जितने सारे बच्चों ने पेपर दिया है तो सारे ही का आ गया। तो ये एक एक्सपेक्टेड डाटा होता है, लेकिन फिर भी मैंने +4 नंबर जोड़ करके बात करी है कि भाई अगर आपके जनरल में 116 भी हैं तो आप लोग जो है अपने आप को सेफ समझ सकते हो। बाकी फिर नॉर्मलाइजेशन है भाई, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ है। मान लीजिए को आप सबसे टफ शिफ्ट वाले बच्चे हो, सबसे टफ आपका जो है एग्जाम रहा, सबसे टफ आपकी जो शिफ्ट निकल के आई और आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है, आपका रॉ स्कोर 100 मार्क्स बन रहा है, तो आपका सबसे टफ आपकी शिफ्ट है, तो आप लोगों का ये तो हो जाएगा ना 120 प्लस पहुंच जाएगा मेरे भाई आपका फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर आपका रॉ स्कोर 100 नंबर है, 100 नंबर है और आप सबसे टफेस्ट शिफ्ट में हो, तो आप लोगों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर तो 120 प्लस पहुंचने की उम्मीद है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपकी शिफ्ट टफ है। तो फिर नो डाउट आप लोगों के अगर 110 भी है ना, यूआर की बात कर रहा हूं मैं, 110 108 तक भी अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को ठीक ठाक स्थिति में समझ सकते हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ बहुत ज़रूरी जो रोल है वो नॉर्मलाइजेशन का होने वाला है। बाकी अगर आप ईजीएस्ट शिफ्ट में हो तो मैं आपको बता दूं 120 तक अगर आप स्कोर कर ले गए तो फिर तो आप अपने आप को श्योर समझिए। अन्यथा मैंने जो है ये जो निकाली है कट ऑफ ना, ये मेरे भाई आप लोगों की मैंने टफेस्ट शिफ्ट के लिए नहीं निकाली है। टफेस्ट शिफ्ट में हो सकता है आपका 100 नंबर वाला बच्चा भी नॉर्मलाइजेशन लेके ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाए और उसका भी सिलेक्शन हो जाए। ये मैंने एक बेसिक जो शिफ्ट हुई है ना, जो आपकी एक लेवल वाली शिफ्ट थी, उनके लिए कट ऑफ बताई है। और ये आप 4 नंबर प्लस समझिए सारी ही कैटेगरी में मैंने लेकर के चला हूँ यहाँ पर, स्पेशली जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं 4-5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के ही चला हूँ। अगर आप जनरल में 115 तक भी है ना मेरे भाई, 115 तक भी है, पता मैं आपको क्यों ज़्यादा बताता हूँ थोड़ी सी कट ऑफ, इसीलिए ज़्यादा बताता हूँ कि आप लोगों को निराशा ना हो, झूठी उम्मीद सी एक पैदा ना हो। तो भाई देखो 115 तक भी हैं अगर आपके यहाँ पर जनरल में, तो आप अपने आप को अच्छी खासी स्थिति में समझिए। ईडब्ल्यूएस में आप उसी हिसाब से 5-5 4-4 नंबर कम कर लीजिए, इस हिसाब से आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाली है। और फिर आप लोगों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना भी दिख सकती है आप लोगों को कट ऑफ, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना होना है। बाकी अगर आपका जो है इतना इतना आप ले रहे हैं नंबर और इससे 4 नंबर 5 नंबर कम भी ले रहे हैं, तो अपने आप को सेफ समझिए यार कैटेगरी वाला बच्चा, ठीक है ना। बाकी जो अभी जानकारी मिलेगी, अगर और आंकड़े आते हैं तो मैं कट ऑफ वगैरह में जो है आपका नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन रहने वाला है उसको भी जो है क्लियर करूंगा। देखो भाई मेहनत बहुत लग जाती है ये सारी चीज़ें करने में, ये सारी चीज़ें समझने में 2 दिन लग गया अभी। हालांकि मुझे तो नहीं लगा इतना टाइम, मुझे तो 2-3 घंटे का जो है काम रहा, क्योंकि डाटा तो आ गया था, उसी पे जो है मैंने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी और ये स्लाइड वगैरह बनाई। बाकी आप लोग समझ सकते हैं जो भी होता है। अब मैं तो यही चाहता हूँ भाई पढ़ने वाला बच्चा हर किसी का जो है सिलेक्शन हो जाए। आप लोग काफ़ी टाइम से जो है तैयारी कर रहे हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। भविष्य में जुड़े रहें अगर आप लोगों को और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखनी है तो। जय हिंद, धन्यवाद।